चैप्टर 3 वैद्युत विभव को हम लोगों ने टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में वैद्युत विभव पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का, ऑप्शन बी है विभव का, ऑप्शन सी है वेग का, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग का। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन है उसको पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है जो जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी क्यू कूलम से आवेशित कण डेल्टा भी विभवांतर पर त्वरित होता है तो उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्यू अगुने डेल्टा भी होगा। यानी गति के इक्वल टू क्यू गुने डेल्टा भी। के जो है गतिज ऊर्जा है और क्यू जो है आवेश है और डेल्टा भी विभवांतर है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इक्वल टू होगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम गुने विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होगा। ये आपको याद रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए जो है सही है। दूसरा प्रश्न है, E इक्वल टू 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है V समानुपाती है 1/r, ऑप्शन बी है V समानुपाती है r का, ऑप्शन सी है V समानुपाती है 1/r² का और डी है V नियत है। तो आपको इस ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र यानी E इक्वल टू 0 वैद्युत क्षेत्र 0 है और इस रिलेशन से E इक्वल टू -dV/dr, तो -dV/dr भी इक्वल टू 0 होगा। और कभी भी डेरिवेटिव 0 तब होता है जब ये V कांस्टेंट हो, यानी V का जो वैल्यू होगा वो नियत होना चाहिए, तभी E जो है 0 होगा। ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है, भी नियत होना चाहिए तभी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तीसरा प्रश्न है, एक पतली गोलीय कोश पर Q आवेश है तथा त्रिज्या r है। एक दूसरा आवेश Q कोश के केंद्र पर स्थित है। कोश के केंद्र से r/2 दूरी पर बिंदु P पर स्थिर वैद्युत विभव होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है 2q/4πε0r, ऑप्शन बी है 2q/4πε0r प्लस q/4πε0r, सी है q/4πε0r, ऑप्शन डी है q प्लस q इंटू 2/4πε0r। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है एक गोलीय कोश है जिसकी सतह पर स्मॉल q आवेश है तथा इसके केंद्र पर कैपिटल Q है और इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो r है और इसके केंद्र से r/2 दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके केंद्र से r/2 दूरी पर P बिंदु है, वहाँ कुल विभव जो होगा इस Q आवेश के कारण विभव VQ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r और इस कैपिटल Q के कारण जो यहाँ विभव होगा 1/4πε0 Q/r/2। तो P पर कुल विभव जो होगा Q आवेश और इस Q आवेश के योग के बराबर होगा। तो V का वैल्यू होगा 1/4πε0 इस आवेश के कारण Q/r और इस आवेश के कारण 1/4πε0 Q/r/2। तो V का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q/r प्लस 1/4πε0 2Q/r।
ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। यदि आप चैप्टर 3 यानी वैद्युत विभव का थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो अब तक आपके दिमाग में आंसर आ चुका हो। तो ऑप्शन ए है वृत्ताकार, ऑप्शन बी है परवलयकार, ऑप्शन सी है दीर्घवृत्ताकार और ऑप्शन डी है कुंडलिनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है तो उसका गमन पथ परवलयकार होता है, और वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र में होता है। जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है वृत्ताकार होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इस सूत्र को हम लोग डिराइव किए थे, जो यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है, और x जो है बताता है कितना वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गया, और y जो है कितना इलेक्ट्रॉन का विक्षेप हुआ। ये उसका वेलोसिटी है, द्रव्यमान है, और यह वैद्युत क्षेत्र है, और यह आवेश की मात्रा है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, एक अल्फा कण तथा प्रोटॉन द्वारा प्राप्त रेखीय संवेगों का अनुपात क्या है जबकि ये समान विभवांतर पर त्वरित किए जाते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें अल्फा कण और प्रोटॉन के संवेगों का अनुपात ज्ञात करना है, जबकि विभवांतर जो है दोनों के लिए सामान्य है। चूंकि हम लोगों को पता है गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 1/2mv², m जो है द्रव्यमान है और v वेलोसिटी है, इक्वल टू द्रव्यमान से गुना और भाग कराएं तो 1/2m mv का होल स्क्वायर आएगा, और mv जो है रेखीय संवेग है, तो mv की जगह p रखने पर इक्वल टू p²/2m। तो k यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू होगा p²/2m। तो p का वैल्यू होगा यानी रेखीय संवेग का वैल्यू होगा √2km। और हम लोगों को पता है कि जब किसी आवेश को विभवांतर पे त्वरित किया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा जो है qv, यानी q जो है आवेश है और v जो है विभव है। तो p का यानी रेखीय संवेग का वैल्यू होगा √2qvm। तो रेखीय संवेग p का जो वैल्यू है वह आवेश और द्रव्यमान और विभव पे निर्भर कर रहा है। तो दोनों अल्फा कण और प्रोटॉन के लिए विभव समान है, और द्रव्यमान जो है अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना, और आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश से 2 गुना होता है, क्योंकि अल्फा कण का जो नाभिक होता है वह हीलियम का नाभिक होता है, और हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है और उसका द्रव्यमान 4 होता है। इसलिए Q अल्फा इक्वल टू 2qp, यानी अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के दुगना होगा, और m अल्फा इक्वल टू 4mp, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होगा। तो अल्फा कण का संवेग और प्रोटॉन का संवेग का अनुपात निकालेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा 2√2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, और दोनों का विभव जो है समान है, इसलिए विभव से विभव कट जाएगा। और m अल्फा जो है वो प्रोटॉन के 4 गुना है तो 4mp होगा, और q अल्फा जो है वो 2mp होगा, 2qp होगा। तो qp से qp कटेगा और mp से mp, तो 4 दूनी 8 और 8 2√2 होगा। यानी अल्फा कण और प्रोटॉन के रेखीय संवेग का अनुपात इक्वल टू 2√2:1 होगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, 2√2:1। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ये विभव या विद्युत विभव का मात्रक है। ऑप्शन बी है जूल पर कूलम, जूल यानी कार्य का मात्रक है, और कूलम यानी आवेश, यानी कि W/Q ये विभव है, ये भी विभव का मात्रक है। और सी है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन जो है फोर्स का मात्रक है और कूलम आवेश का। ये जो है विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, यह जो है विभव का मात्रक नहीं है। और ऑप्शन डी न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन यानी F/D/Q, F/D जो है कार्य को दर्शाता है, यानी W/Q यह भी विभव का मात्रक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सातवां प्रश्न है, एक वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3x²I, यानी वैद्युत क्षेत्र x डायरेक्शन में है, एक स्थान से एक स्थान में निहित है, तब विभवांतर VA-V0, V0 जो है मूल बिंदु पर वैद्युत विभव है, तथा VA जो है मूल बिंदु से
x इक्वल टू 2 मीटर यानी एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 2 मीटर पर वैद्युत विभव है VA। तो विभवांतर ज्ञात करना है VA माइनस V0। और आप ऑप्शन देख लीजिए, ए है 80 वोल्ट, बी है 120 वोल्ट और सी है माइनस 120 वोल्ट और डी है माइनस 80 वोल्ट। तो आपको विभवांतर बताना है, इसमें कौन सा विभवांतर होगा। VA माइनस V0 मूल बिंदु पर है और ये x इक्वल टू 2 मीटर पे विभव है। वैद्युत क्षेत्र दिया है x डायरेक्शन में E इक्वल टू 30x² आई। इसका मैग्नीट्यूड होगा E इक्वल टू 30x²। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो E का वैल्यू रखेंगे माइनस dV/dx और dV इक्वल टू होगा माइनस 30x² इंटू dx। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये V होगा और ये माइनस 30 गुने x³/3। तो V का वैल्यू होगा माइनस 10x³। तो Vx इक्वल टू माइनस 10x³। तो V0 का वैल्यू होगा यानी मूल बिंदु पर जो विभव होगा वो 0 होगा। x की जगह 0 रखेंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। और VA जो है x इक्वल टू 2 मीटर पे है, तो x की जगह 2 रखने पर यानी कि माइनस 10 2 यानी कि माइनस 80 जो होगा VA यानी बिंदु A पर विभव होगा। तो विभवांतर VA माइनस V0 इक्वल टू VA का वैल्यू माइनस 80 और V0 का वैल्यू 0, तो माइनस 0 होगा। तो माइनस 80 वोल्ट जो आएगा विभवांतर आएगा। VA माइनस V0 का जो वैल्यू आएगा माइनस 80 वोल्ट। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, माइनस 80 वोल्ट। 8वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध है। तो हम लोग वैद्युत विभव जो 3D वाला वीडियो है उसमें हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध निकाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उस संबंध के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो एग्जाम में सिद्ध करने के लिए पूछता है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो E और V के बीच संबंध होता है E इक्वल टू माइनस dV/dr। बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। यानी गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। यह ऑप्शन सही है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव जो है समान होता है और उस किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन बी है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने से कोई कार्य नहीं होता और यह तभी संभव है जब वैद्युत बल जो है पृष्ठ के लंबवत हो। और वैद्युत बल जब लंबवत हो तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह बल की दिशा में होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है, समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार होता है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि समविभव पृष्ठ सदैव गोलाकार नहीं होता है, वह वर्गाकार भी हो सकता है। यदि किसी पृष्ठ का विभव समान है वह समविभव पृष्ठ हो सकता है, यानी कि वर्गाकार भी हो सकता है, ऑधर शेप में भी हो सकता है। तो ये सी ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन डी है, पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता। यह ऑप्शन सही है, क्योंकि विभवांतर 0 होने से W इक्वल टू क्यू डेल्टा V और विभवांतर 0 होने से कार्य भी 0 होगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा समविभव पृष्ठ पर यदि एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो। 10वां प्रश्न है, एक चालक गोले की त्रिज्या r है, इस पर Q आवेश है, इस गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए। यदि आप मेरे वीडियो को सीरीज में देख रहे होंगे तो आप इस सवाल का जवाब तुरंत बिना सोल्व किए और बिना देखे, बिना हिचकिचाए आप जवाब दे देंगे। चालक गोले के कारण जो वैद्युत विभव होता है चालक गोले के केंद्र पर वह नियत होता है और वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गोले पर आवेश Q है और उसकी त्रिज्या r है, तो विभव जो है नियत होती है Q/4πε0r और वैद्युत क्षेत्र जो है गोले के अंदर शून्य होता है प्रत्येक बिंदु पर।
11वां प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है उतनी ही रहती है, ऑप्शन डी है शून्य हो जाती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आशा है कि आप ऑप्शन बी ही मारे होंगे, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ये जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी दूरी घटने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो एक क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है, यानी दूरी घट रही है, तो ऑप्शन बी जो है सही है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। ऑप्शन ए है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूरस्थ बिंदु पर वह r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए वह ऑप्शन गलत है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चैप्टर 1 वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाला वीडियो जाकर देखें। ऑप्शन सी है एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव। यह ऑप्शन भी सही है, क्योंकि वैद्युत विभव जो होता है वह r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी है एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है गोले के कारण 1/4πε0 Q/r²। यह ऑप्शन भी सही है, यह r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि यह बोला है कि पालन नहीं करती है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर आवेश क्रमशः +Q तथा +4Q है। जब इन्हें विरामावस्था से समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो उनकी चालों का अनुपात होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 2:1, 1:2 और 1:4, 4:1। क्वेश्चन में दिया है विभवांतर समान है और दोनों आवेशों का द्रव्यमान समान है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सोल्व कीजिए खुद से, तब तक मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। जब आवेश को विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो वह गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और गतिज ऊर्जा K = Q × डेल्टा V। डेल्टा V जो है विभवांतर है और Q जो है आवेश की मात्रा है। तो K गतिज ऊर्जा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/2 mv², और ये इक्वल होगा Q × डेल्टा V। तो V का जो वैल्यू होगा √2Q डेल्टा V/m। तो वेग जो है यानी V जो है आवेश और विभवांतर और द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों आवेश के लिए द्रव्यमान बराबर है और विभवांतर बराबर है, इसलिए यह V जो है सिर्फ Q पर निर्भर करेगा, आवेश यानी आवेश पर निर्भर करेगा। यानी Q आवेश के लिए जो विभव होगा वो √Q होगा, और 4Q आवेश के लिए जो विभव होगा √4Q होगा। दोनों आवेशों का जो वेग का अनुपात होगा वो VQ/V4Q इक्वल टू Q के लिए √Q और 4Q के लिए √4Q, और 4 जो बाहर होगा तो 2√Q होगा, तो √Q से √Q कट जाएगा और 1/2 यानी कि 1:2 होगा, यानी कि Q और 4Q के जो वेलोसिटी यानी वेग का अनुपात होगा 1:2 होगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन। 14वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र में विभव जो तीनों डायरेक्शन में है इतना से प्रदर्शित किया जाता है जहां V जो है वोल्ट में है तथा XYZ मीटर में है। बिंदु 111 पर स्थित 2 कूलम आवेश द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल होगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन दिया है 6√5 30 न्यूटन, 29 न्यूटन, 4 √35 न्यूटन। इसको आप खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा
तो चलिए सबसे पहले बिंदु इतना पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, क्योंकि 2 कूलम आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही बल अनुभव करेगा। विभव जो है तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड में है, और वैद्युत तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होगा। तो विभव को एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो एक्स के सापेक्ष जो डेरिवेटिव आएगा 6 और -8y, यानी कि जो वाई जेड जिसमें एक्स नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो dv बटा dy फिर y के सापेक्ष करेंगे, -8x -8 और इसमें से 6z होगा +6z, और dv बटे dz यानी z के सापेक्ष जो होगा, सिर्फ z जो है सिर्फ इसमें है तो 6y होगा। अब पॉइंट 111 पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो -2 होगा, यानी कि y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 - 8 -2, और dv बटा dy जो होगा -10 होगा। इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे और z का वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो -8 -8 -16 और +6 -10 होगा। dv बटा z जो है यानी कि y का वैल्यू 1 रखेंगे तो dv बटा dz जो होगा 6 होगा। बिंदु 111 पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E = इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, dv बटा dx का वैल्यू जो है यानी कि -2y, तो -2y और -10 रखेंगे तो -10j और प्लस dv बटा dz का वैल्यू 6 आया है तो 6 रखेंगे तो 6 के, और माइनस से गुना कराएंगे तो 2i, माइनस माइनस प्लस होगा, 2i प्लस 10j माइनस 6 के। तो अब वैद्युत क्षेत्र जो है तीनों दिशा में इतना है, वैद्युत क्षेत्र इतना आया। तो Q जो है यानी कि आवेश जो है 2 कूलम पर जो वैद्युत बल लगेगा Fe = Q.E। तो E का वैल्यू रखेंगे और आवेश का वैल्यू 2 कूलम दिया है, और Fe का वैल्यू होगा 4i + 20j - 12 के, और इस बल का परिमाण निकालेंगे √4² + 20² + 12² तो इसका वैल्यू जो आएगा 4√35 यानी 4√35। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। 15वां प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है। 8 माइक्रोकूलम तथा 12 माइक्रोकूलम के दो धन बिंदु आवेश वायु में एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट लाने में किया गया कार्य होगा। ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी है 3.8 जूल, और सी है 4.8 जूल, और डी है 5.8 जूल। इस प्रश्न को यानी जो लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। अब आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों में होकर जाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, खुद से पढ़िएगा और खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि दो आवेश है Q1 और Q2 जो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इससे होकर जो जाने वाली रेखा है इस पे वैद्युत विभव कहाँ 0 होगा। यानी इसमें दो केस बनेंगे, या तो दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत विभव 0 हो सकता है, या आवेश से बाहर वैद्युत विभव 0 हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला केस है बिंदु P दोनों आवेशों के बीच में हो, यानी P कोई बिंदु है जहां वैद्युत विभव 0 है। तो जब दोनों आवेशों के बीच में बिंदु P को लिया जाता है तो इसकी दूरी आवेश Q1 से 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं जहां वैद्युत विभव 0 है। तो P पर जो परिणामी विभव होगा Q1 और Q2 आवेश के कारण वो 0 होगा यानी 0 होगा, यानी V = V1 + V2 = 0। V1 जो होगा Q1 के कारण P पर विभव, और V2 जो होगा Q2 के कारण P पर विभव। तो और Q1 और Q2 के बीच 16 सेंटीमीटर की दूरी है। तो A और P, AP जो होगा x होगा, और B और P जो होगा 16 - x होगा। तो V1
Q1 के कारण जो आवेश है V1 उसका वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1/x, और V2 जो होगा Q2 के कारण है तो 1/4πε0 Q2/16 - x इक्वल टू 0। 1/4πε0 कॉमन लेंगे, 10⁻⁻8 कॉमन लेंगे और इस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 5/x और -3/16 - x। तो 5/x इसको इक्वल साइन के राइट साइड भेजेंगे और क्रॉस गुना कराएंगे तो 80 - 5x इक्वल टू 3x, और 5x को उस साइड भेजेंगे तो 8x होगा और x का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो है शून्य होगा। और दूसरा केस है जब बिंदु P दोनों आवेशों के बाहर स्थित हो, यानी बिंदु A से x दूरी पर P है और यहाँ जो परिणामी विभव है बिंदु P पर वो शून्य है, तो V1 यानी Q1 के कारण जो P पर विभव होगा 1/4πε0 Q1/x, और V2 के कारण जो होगा x - 16 होगा, क्योंकि A और B के बीच की दूरी 16 है और A और P के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो B और P के बीच की दूरी होगी x और -16 सेंटीमीटर। तो V2 का विभव इतना होगा इक्वल टू 0 करेंगे और 1/4πε0 कॉमन लेंगे और फिर उसी प्रकार 10⁻⁻8 और 1/4πε को इस साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा 5/x - 3/x - 16 इक्वल टू 0। इसको राइट साइड भेजेंगे और 5x और इतना क्रॉस गुना कराएंगे तो 5x - 80 इक्वल टू 3x। 3x को इस साइड बुलाएंगे तो 5x - 3x 2x होगा और इक्वल टू 80। 80 को उस साइड भेजेंगे तो x का जो वैल्यू होगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि बिंदु A से Q1 आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव जो है शून्य होगा। यानी Q1 और Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा के दो बिंदु पर विभव शून्य हो रहा है, एक 10 सेंटीमीटर पे और एक 40 सेंटीमीटर पे। दूसरा प्रश्न है, जल की एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर 2.8 × 10⁻28 कूलम आवेश है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी दो आवेशित प्लेट है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और इसमें एक जल की बूंद है जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻10 ग्राम है और इस पर आवेश इतना है। तो यह संतुलन में है यानी कि यह स्थिर है, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। दो आवेशित प्लेट है और इसके बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि d इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे। और इसमें एक जल की बूंद है जो संतुलन में है, इसमें स्थित है, तो इस पे आवेश जो है Q इक्वल टू 2.4 × 10⁻28 कूलम और इसका द्रव्यमान जो है M इक्वल टू 4.8 × 10⁻10 ग्राम। इसको केजी में बदल देंगे तो 4.8 × 10⁻13 केजी होगा। तो इस प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू V/d। V जो है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है और d जो है इसके बीच की दूरी है। तो इस जल की बूंद पर जो आवेश है और इस जल की बूंद पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा Fe इक्वल टू EQ। E का वैल्यू रखेंगे तो Fe का वैल्यू होगा VQ/d। चूंकि जल की बूंद जो है संतुलन में है, यानी कि Fe यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वह इस जल की बूंद के भार के बराबर होगा और भार इक्वल टू mg, और m जो है जल की बूंद का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दिया है यानी 4.8 × 10⁻13 और ग्राम 9.8 जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन है और इसको गुना कराएंगे तो Fe यानी वैद्युत बल जो आएगा 7.04 × 10⁻13 न्यूटन। अब इस Fe वैल्यू से इसमें Fe वैल्यू को रखेंगे और Q का वैल्यू जो दिया है 2.4 × 10⁻28 कूलम उसको रखेंगे और D का वैल्यू दिया है 10⁻2 मीटर। तो यहाँ से हम V का वैल्यू निकालेंगे तो V का वैल्यू आएगा 19.6 × 10⁻13 वोल्ट। यह दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित चित्र यानी चित्र में दिखाया गया है
विभवांतर वी ए माइनस वी बी के मान की गणना कीजिए। यानी कि विभव ए पर और विभव बी पर जो अंतर है उसको दिखाना है। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो ए पर विभव हो रहा है उसका, और प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो बी पर विभव हो रहा है उसका अंतर कितना है उसी को बताना है। बिंदु ए पर प्लस क्यू के कारण जो विभव होगा v1 इक्वल टू 1/4πε0 q/x, क्योंकि प्लस क्यू की ए से दूरी x है। और माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर जो विभव होगा v2, और v2 इक्वल टू होगा 1/4πε0 माइनस q/2x, क्योंकि ए से माइनस क्यू की दूरी है x और x यानी कि 2x है। भी ए पर विभव होगा भी ए इक्वल टू हाफ q/4πε0x। उसी प्रकार बिंदु बी पर जो विभव होगा प्लस क्यू के कारण v1 डैश और माइनस क्यू के कारण v2 डैश, तो v1 डैश होगा 1/4πε0 q/2x, क्योंकि प्लस क्यू की दूरी b से x प्लस x 2x है और माइनस क्यू की दूरी x है, तो 1/4πε0 माइनस क्यू एक्स होगा माइनस क्यू के कारण। तो वी बी पर जो विभव होगा माइनस हाफ q/4πε0 x। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर होगा वी ए माइनस वी बी। वी ए का वैल्यू रखेंगे और वी बी का वैल्यू रखेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो q/4πε0 x और प्लस q/4πε0 x, ये दोनों 2q/4πε0 x हो जाएगा और q से 2 से 2 कट जाएगा, तो विभवांतर होगा q/4πε0 x। चौथा प्रश्न है, यदि x अक्ष पर d दूरी पर दो आवेश q तथा -3q स्थित हो तो तीसरे आवेश 2q को कहाँ रखा जाए कि तीसरे आवेश पर कोई बल ना लगे। इस संरचना की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी d दूरी पर q और -3q आवेश स्थित है, तो 2q आवेश को कहाँ रखा जाए कि इस पे कोई बल कार्य ना करे। यानी दोनों आवेश के कारण जो बल लगेगा इस पे बराबर बल लगेगा। q और -3q आवेश एक दूसरे से d दूरी पर बिंदु a पर q आवेश और बिंदु b पर -3q आवेश स्थित है। 2q आवेश को बिंदु a और b के बीच नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ आकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि ये 2q आवेश है और ये -3q आवेश है, तो विपरीत प्रकृति के होने के कारण ये यहाँ आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और इसके बी के यानी कि -3q आवेश के राइट तरफ भी नहीं रख सकते, यानी इस साइड नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ भी ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि इस साइड रखते हैं तो यहाँ प्रतिकर्षण, इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण और इस आवेश के कारण आकर्षण दोनों बल अनुभव करेगा। बल के विपरीत प्रकृति होने के कारण इस साइड जो है 2q आवेश शून्य बल अनुभव कर सकता है, यानी कोई बल अनुभव नहीं कर सकता है। यदि 2q पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो q और 2q के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा और -3q और 2q के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो दोनों बराबर होंगे और प्रकृति में विपरीत होंगे। इसलिए 1/4πε0 q गुणित 2q/x² इक्वल टू 1/4πε0 2q गुणित 3q/x प्लस d का होल स्क्वायर। x प्लस डी जो है 2q और -3q आवेश के बीच की दूरी है, तो 1/4πε0 और 1/4πε दोनों कट जाएगा और q और q दोनों कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा और इधर बचेगा 1/x² और इधर बचेगा 3/x प्लस डी का होल स्क्वायर। तो x प्लस डी का होल स्क्वायर को क्रॉस गुना कराएंगे तो x प्लस डी का होल स्क्वायर बटा x², स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा और x 1/1 प्लस डी बटा x होगा। √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, 1 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो d बटा x का जो वैल्यू होगा 0.732 और x का वैल्यू होगा 1/0.732 गुने d, तो x का वैल्यू होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.366 d, यानी q आवेश से x इक्वल टू 1.366 d पर 2q आवेश को रखा जाए तो कोई बल अनुभव नहीं करेगा। और इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी 2q और q के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी
और 2q और -3q के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी और q और -3q के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उस सारे स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। यानी निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 2q और q के कारण स्थितिज ऊर्जा 2q और -3q के कारण स्थितिज ऊर्जा प्लस q और -3q के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों के योग के जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो 2q और q यानी कि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला पर रखेंगे और 2q और q के बीच जो x दूरी है और 2q और -3q के बीच की दूरी x और प्लस d है। तो इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे और 1/4πε0 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा और बटा x का वैल्यू रखेंगे 1.366d और ये -6 होगा। अब बटा x का वैल्यू रखेंगे तो 2.366d होगा और -3/d। इसमें से d कॉमन लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे और सबका कैलकुलेशन करेंगे तो u यानी स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू आएगा 3.6648 गुना 10⁻10 क्यू स्क्वायर बटा डी जूल, जो आएगा स्थितिज ऊर्जा आएगा उस निकाय की। पांचवा क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन पर कूलम तथा विभव जो है 12 वोल्ट है। आवेश का मान तथा बिंदु की आवेश से दूरी ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र और विभव दिया है तो जैसे कि हम लोगों को पता है विभव और वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है V इक्वल टू ई गुना आर, तो आर का वैल्यू होगा V/E। V और E का वैल्यू रखेंगे तो आर का जो वैल्यू आएगा 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर जो आएगा आर का वैल्यू आएगा, यानी कि आवेश की जो दूरी है 0.5 मीटर होगा। और बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है r दूरी पर V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, तो विभव का वैल्यू दिया है और 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 गुना 10⁻9 और Q और R का वैल्यू 0.5 है। तो Q का जो वैल्यू आएगा Q इक्वल टू 2/3 गुना 10⁻9 कूलम्ब आएगा। तो Q का वैल्यू आएगा Q इक्वल टू 6.67 गुना 10⁻10 कूलम्ब। छठा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज जिसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुना 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है, 1.6 गुना 10⁻3 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि विशिष्ट आवेश किसको बोला जाता है। तो आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश बोला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा और उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश बोला जाता है। तो इसी को ज्ञात करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी लंबवत वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ जो होता है वो प्रवलय होता है और उसका समीकरण इतना होता है। तो इसमें यानी आवेश जो प्रवेश कर रहा है उसका वेग जो है v इक्वल टू इतना दिया है और इसमें वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण 1.6 गुना 10⁻3 वोल्ट पर मीटर है। और इस वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन जो है 10 सेंटीमीटर तक अंदर जाती है, यानी x का जो वैल्यू है यानी x डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर तक जाती है। और विक्षेपित यानी y डायरेक्शन में जो है 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित होती है। तो y का वैल्यू 3.4 गुना 10⁻³ मीटर होगा। तो इस इक्वेशन से E/m का वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होगा E/m इक्वल टू 2yv² तो y v और ex सारे का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसमें रखेंगे तो E/m का जो वैल्यू आएगा 1.7 गुना 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, यह विशिष्ट आवेश होगा। यदि कोई भी डाउट हो, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें।